Students, in the previous lecture, we have already discussed about the topic regarding the inspectors, their powers and their procedures. So, by continuing this Drug and Cosmetic Act, today we will discuss about the various facilities to be provided for running a pharmacy effectively. तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है हमारा इसमें, दैट इज फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द facilities to be provided for running a, किस तरह से for running a pharmacy, for running a pharmacy effectively. So this is the next topic. ये हमारा टॉपिक है आगे कि एक फार्मेसी को चलाने के लिए, फार्मेसी शॉप को चलाने के लिए किस तरह से क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या जो प्रोविजंस है, क्या क्या फुलफिलमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इसमें जो भी फार्मेसी का डिप्लोमा करते हैं या फिर काम करते हैं हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरीज में, केमिस्ट शॉप में, ड्रगिस्ट शॉप में जो काम करते हैं अपना, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी फुलफिलमेंट करके ही हम आगे जो फार्मेसी है उसको बड़े इफेक्टिवली चला सकते हैं. सो इसमें सबसे पहले जो मिनिमम इक्विपमेंट आ जाते हैं फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी, विच इज लेड बाय द, किसने बताया है, जो कि शेड्यूल एन में आ जाते हैं ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ इक्विपमेंट्स आ जाते हैं शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग. वो इक्विपमेंट्स सारे फुलफिल होने चाहिए. अगर वो इक्विपमेंट्स हमारे फार्मेसी शॉप पे नहीं है तो इट मीन्स हम उस फार्मेसी शॉप की जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने हमें जो भी कहा है कि ये प्रोविजंस होने चाहिए वो फुलफिल नहीं कर रहे, तो वो एक तरह से ऑफेंस में भी कंसीडर किए जा सकते हैं. सो सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रीमिसेस. सबसे पहला हम इसमें देखते हैं प्रीमिसेस के बारे में. प्रीमिसेस मीन्स वो एरिया जहाँ पे फार्मेसी ओपन है, जहाँ पे फार्मेसी रन कर रहे हैं, वो प्रीमिसेस कैसा होना चाहिए. सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी हम फार्मेसी शॉप पे जाते हैं तो उसमें वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए कि ये यहाँ पे फार्मेसी है. इंस्क्रिप्शन मतलब कि लिखित में होना चाहिए वहाँ पे कि फार्मेसी. आप बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ दूर से ही लिख जाता है कि यहाँ पे फार्मेसी है. ऊपर टैग्स लगे होते हैं भी ये फार्मेसी का वे है, तो इंस्क्रिप्शन, फार्मेसी के आगे इंस्क्रिप्शन लगी होनी चाहिए कि यहाँ पे फार्मेसी है, उसकी एंट्रेंस पे सबसे पहले. उसके बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया कि एंट्रेंस पे इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए. एंट्रेंस है, इंस्क्रिप्शन होना चाहिए किसका, कि ये फार्मेसी है, फार्मेसी. इस तरह से
वहाँ पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो फार्मेसी है उसमें जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जहाँ पे जो फार्मेसी में फार्मासिस्ट और जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, तो वहाँ पे अलग से एक जो उनका प्राइवेट यूज़ के लिए एरिया है वो अलग होना चाहिए फार्मेसी से, जिसमें वो डील कर रहे हैं। किसके साथ डील कर रहे हैं? जो पेशेंट है या कस्टमर है उनसे डील कर रहे हैं या डिस्पेंसिंग का काम कर रहे हैं, उनका प्राइवेट एरिया जो प्राइवेट यूज़ के लिए वो फार्मेसी से डिफरेंट होना चाहिए। अब वो प्रीमिसेस किस तरह का होना चाहिए? अच्छे से बना, वेल बिल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई मैप ही नहीं है, कहीं से भी उसकी एंट्रेंस हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है एंट्रेंस कहाँ से, एग्जिट कहाँ से है उसका। तो वेल बिल्ट होना चाहिए और वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत वहाँ पे गीला है, फर्श गीला ही रहता है, वो सूखता नहीं, ड्राई होना चाहिए। प्रॉपरली वेंटिलेशन फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। और उसमें जो डायमेंशंस, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो डायमेंशंस दे रखी हैं, उसी डायमेंशंस में वो एरिया, उसी डायमेंशंस में वो पूरा प्रेमिसेस बना होना चाहिए भी। कितनी हाइट होनी चाहिए, फ्लोर किस तरह का होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट को डिस्पेंसिंग के लिए कितना एरिया चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग सब सिस्टमैटिक वे से सब बना होना चाहिए। उसके बाद जो भी मेडिकामेंट है उसको जहाँ पे भी स्टोर किया गया है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एरिया, जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट का एरिया है, एरिया ऑफ द डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट, एरिया ऑफ डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट, उसका एरिया भी मेंशन कर रखा है। वो कितना होना चाहिए? दैट इज अबाउट 6 स्क्वायर मीटर्स, 6 स्क्वायर मीटर्स, ये इतना एरिया होना चाहिए डिस्पेंसिंग का। अगर वहाँ पे एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है, एक से ज़्यादा एडिशनल फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका एरिया भी प्लस हो जाएगा 2.5 स्क्वायर मीटर। ये किसके लिए है? फॉर एडिशनल फार्मासिस्ट, एडिशनल फार्मासिस्ट जो कि डिस्पेंसिंग के लिए वहाँ पे काम कर रहा है। अब बात आती है कि उसकी डायमेंशंस, जहाँ पे भी जो प्रेमिसेस है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? उसकी हाइट 2.5 मीटर्स तक होनी चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए? फ्लोर की बात करें, फ्लोर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको वॉश करें तो वो साफ नहीं हो पा रहा। उसके बाद वॉल्स, जो प्रीमिसेस हैं फार्मेसी की, वॉल्स कैसी होनी चाहिए? वो टाइल्ड होनी चाहिए, प्रॉपर टाइल्स लगी होनी चाहिए उसकी वॉल्स पे, या फिर उस पर ऑयल पेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल पेंटेड हो, ऑयल पेंट, इट मीन्स वो स्मूथ होनी चाहिए। उसमें टाइल्स भी हो सकती है, इंक्लूड हो सकती है, या फिर ऑयल पेंट भी हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ फार्मेसी पे वाटर की क्वांटिटी, एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट होते हैं वहीं पे उनको डिस्पेंस करके साथ के साथ उनको मेडिसिन का इंटेक करना पड़ता है। तो जो वाटर है उसकी एम्पल क्वांटिटी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट है, दैट इज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द, जो जहाँ पे डिस्पेंसिंग कर रहे हैं वो अलग होना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक इंटरफेरेंस ना हो या फिर पब्लिक एडमिशन ना हो, उस एरिया से वो अलग होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द प्रीमिसेस कि किस तरह से होनी चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए। प्रीमिसेस में ये सारे फैक्टर आ जाएंगे, इसकी हाइट, हाइट कैसी होनी चाहिए, और इसमें जो टाइल्स लगी होनी चाहिए फ्लोर पे, वॉल्स कैसी होनी चाहिए, उसकी वॉल्स कैसी हैं, और जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट है वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए। और इसमें फिर उसके बाद इसमें ये आता है कि डिस्पेंस
डिस्पेंसिंग जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो फार्मासिस्ट है डिस्पेंसिंग कर रहा है, वो अलग होना चाहिए, सेपरेटेड होना चाहिए, ताकि पब्लिक इंटरफेरेंस उसमें ना हो। दिस इज अबाउट द प्रेमिसेस। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो दैट इज वहाँ का फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर किस तरह का होना चाहिए, ये सब किसके अकॉर्डिंग है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए, ताकि आप अपने जो फार्मेसी शॉप है उसको, फार्मेसी को इफेक्टिवली रन कर सके, स्मूथली रन कर सके। फर्नीचर की बात करें, इसमें जनरल चीज़ें ही हैं, भी कौन सी चीज़ कैसी कैसी होनी चाहिए। फर्नीचर में अब जितनी भी हम जो ड्रग्स आ जाती हैं, केमिकल्स हैं या मेडिकामेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, इनके लिए अलग से स्टोरेज का रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ पे आप बैठे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, वहीं पे सारी ड्रग्स, केमिकल और मेडिकामेंट्स वहीं पड़े हैं। उनका रूम होना चाहिए, प्रॉपरली उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, उनको प्रॉपरली शेल्फ और रैक्स मिली होनी चाहिए, और इस तरह से स्टोरेज होनी चाहिए कि वो डिट्यूरेशन ना हो उनकी, वो खराब ना हो। स्पेशल टाइप के कंटेनर में उनको स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि वो उन पे इफेक्ट ना पड़े, वो खराब ना हो। उसके बाद फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाते हैं, ड्रॉर्स आ जाते हैं, ग्लासेस आ जाती हैं, कुछ कंटेनर्स आ जाते हैं, जो किस लिए यूज होते हैं, फॉर द मेडिकामेंट, उसके अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। अब इसमें जो साइज है कंटेनर का, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो जैसे हमारे मेडिकामेंट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के कंटेनर्स होने चाहिए, अच्छे से उसको टाइटली क्लोज करके रखें, उस पर डस्ट ना पड़े, लेबल प्रॉपरली उसको लेबल किया जाए, साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और जहाँ पे हम जो भी ड्रॉर्स वगैरह, रैक वगैरह बना रहे हैं, जहाँ पे हम अपना मेडिकामेंट स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से वो ईजिली एक तो रीचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा, या फिर कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि हम ईजिली वहाँ तक पहुँच सकें। तो इस तरह से उसको ईजिली हम रीचेबल हों और ईजिली रीडेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही दूर शेल्फ्स हैं और वो रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कि हाँ बहुत दूर दूर शेल्फ्स रखी हुई हैं, बहुत दूर दूर रैक्स बने हुए हैं, वो रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो ईजिली रीडेबल होना चाहिए। अब वहाँ पे जो फार्मेसी, ये तो हम जनरल बातें हमने डिस्कस की कि इस तरह के कंटेनर होने चाहिए अलग अलग साइजेस के। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि जो फार्मेसी है उसमें किस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए। एक डिस्पेंसिंग बेंच होना चाहिए, डिस्पेंसिंग बेंच। डिस्पेंसिंग बेंच है वहाँ पे, उस बेंच में अब जो डिस्पेंसिंग बेंच है उसका जो टॉप होता है, जहाँ पे डिस्पेंसिंग होती है, वो टॉप कैसा होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का लैमिनेशन होना चाहिए, ताकि उसमें उसको क्लीन करना, वॉश करना इजी हो। उसका टॉप कैसा होना चाहिए, टॉप शुड बी, डिस्पेंसिंग बेंच का टॉप किसका बना होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, ताकि उसको वॉश करना, क्लीन करना बहुत ही इजी हो हमारे लिए। फिर उसके बाद इसमें जो कपबोर्ड्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनके जो भी मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे पॉइजनस सब्सटेंसेस होती हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक्स आ जाती हैं, उनको इस तरह के कपबोर्ड में रखना पड़ेगा, इस तरह से के कपबोर्ड में रखना चाहिए जिसमें क्या होता है, लॉक और की फैसिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि वो ओपन कपबोर्ड है, उससे जो नॉर्मल जो ड्रग्स होती हैं उनको हम ओपन वाले कपबोर्ड में स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है, नारकोटिक्स है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, शेड्यूल एक्स में आ जाती है, उनके लिए की लॉक और की फैसिलिटी होनी चाहिए, और उस पर क्लियरली वर्ड मार्क होना चाहिए कि ये पॉइजन है विद रेड लेटर, एक तरह से इंडिकेशन होता है। आपको पता है डेंजर का साइन भी रेड लेटर से लिखा जाता है, तो वो इंडिकेटर होता है, व्हाइट बोर्ड पे रेड लेटर से लिखा होना चाहिए, वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज हमारा इसमें एपरेटस, एपरेटस एंड
शॉप है वहाँ पे कुछ एपरेटस और बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मिनिमम एपरेटस वो अवेलेबल होना चाहिए विद कुछ जो नेसेसरी बुक्स हैं जो कि ऑफिशियल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो अवेलेबल होना चाहिए। अब हम बात करें एपरेटस की, तो इसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन में इस तरह की चीज़ें होती है जो डिस्पेंस करने में हमें एपरेटस के लिए सबसे पहले तो डिस्पेंसिंग बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एपरेटस की बात करें, इसमें आ जाते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस, बीकर्स, बोटल्स, डिस्पेंसिंग बैलेंस मेजर करने के लिए, बीकर्स, bottles, cork extractor, एंड सो ऑन। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे इवेपोरेटिंग डिशेस आ गए, फिल्टर पेपर आ गए, लिटमस पेपर, पेसल एंड मोटर, मेजरिंग सिलेंडर्स 10 ml के, 25 ml के, और इसमें थर्मामीटर हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड, वाटर बाथ, जो पिल स्टोर करने वाली मशीन होती है उस पर स्पैचुला, रबर स्टैम्प्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऑइंटमेंट पॉट्स हो गए, ऑइंटमेंट स्लैब हो गई जो कि बेकलाइट की बनी होती है, एंड सूटेबल कैप्स, पिपेट ऑफ डिफरेंट साइज जैसे 2 ml की, 5 ml की, अलग अलग 10 ml की पिपेट्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारे अपरेटस हैं जो कि अवेलेबल होने चाहिए, जो कि आप देखो हमारी लैब्स में भी होते हैं डिस्पेंसिंग के लिए जो नेसेसरी है, ये सब अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद तो कुछ बुक्स आ जाती हैं। अब इसमें बुक्स में क्या आ जाता है, जो बुक्स फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए ऑफिशियल बुक्स होती हैं, फॉर्मुलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें बुक्स कौन कौन सी आ जाती हैं, बुक्स में आ जाती हैं जैसे जो कि एक फार्मेसी शॉप पे होनी चाहिए, दैट इज सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, इसका करंट एडिशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बहुत पुरानी इंडियन फार्माकोपिया पड़ी है, तो इसका करंट एडिशन होना चाहिए, लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है, और कौन सी बुक होनी चाहिए, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, इसका भी करंट एडिशन, इसमें सारी लिस्ट आ जाती है, जो भी ड्रग्स है उसकी लिस्ट आ जाती है, और वो फॉर्मुलेशन की जो डिस्पेंसिंग मेथड है वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की आ जाती है बुक, फार्मेसी एक्ट आ जाती है, नारकोटिक एंड साइको फार्मेसी एक्ट, ये होनी चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद द नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, द नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में बना है, सब्सटेंसेस एक्ट। तो ये सब जो बुक्स हैं ये भी अवेलेबल होनी चाहिए इन द पर्टिकुलर डिस्पेंसरी। उसके बाद जनरल बात की जाए तो इसमें जनरली क्या होता है, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है उसकी देखरेख, उसकी सुपरविजन में ही सारी कंडक्शन होनी चाहिए।
जिसके अब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके नाम का जो लाइसेंस है वो भी डिस्प्ले कर रखा है। सब जो भी डिस्पेंसिंग हो रही है उसके सुपरविजन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी अनस्किल्ड पर्सन उसको कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है दैट इज जो फार्मासिस्ट है वो क्या क्लीन वाइट, उसका जो गेटअप है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन और वाइट ओवरऑल। देखो आपने देखा है कि एप्रन वाइट लैब कोट और एप्रन वियर करते हैं, ये उसका गेटअप होना चाहिए। उसके बाद जो प्रीमिसेस है उसमें जो प्रीमिसेस और फिटिंग है वो सही ऑर्डर में होनी चाहिए और बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, जनरल अगर बात करें। उसके बाद इसमें जो भी मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्पेंसिंग हो रही है, उसका सारा रिकॉर्ड जो हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो उसको मेंटेन करके रखेंगे। देन नेक्स्ट जो भी अब पॉइजन के बारे में कहा गया है कि उसको लॉक होना चाहिए, उसकी जो कीज है वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन के पास होनी चाहिए, उसका प्रोविजन होना चाहिए और जिस ऑथोराइज्ड पर्सन के पास होगी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ही और शी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसकी सुपरविजन में, उसकी देख रेख में ही ये सब होना चाहिए, उसके पास उसको अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ जो कीज है वो ऐसा नहीं कि किसी को भी उसको अथॉरिटी, अगर मान लो कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो उसकी अथॉरिटी संभालता है तो वो अगर वो बाय चांस किसी भी कोई भी कारण वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो इसकी ड्यूटी किसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को देके जाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ही देगा। ऐसा नहीं कि वो किसी भी कोई भी वहाँ पे वर्कर है उसको उसने की अथॉरिटी दे दी, ऐसा नहीं, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसने लाइसेंस होल्ड किया है उसके पास ही होगा। उसके बाद कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि शेड्यूल एक्स में आती हैं, दैट इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एक्स। तो उसमें क्या है, उसको पहले तो वो अच्छे से डिटेक्ट करेगा कि प्रिस्क्राइबर का नाम है या नहीं है, उसके सिग्नेचर है या नहीं है और किस पर्पस के लिए कौन सप्लाई कर रहा है, किस पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, उसका सीरियल नंबर और उसको प्रिस्क्रिप्शन सब डिटेल में उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें आगे आ जाता है जनरल में कि इसका जो एंट्री है रजिस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें एंटर करनी होती है, ये आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना ही आप इसमें पढ़िए कि क्या होता है। अपरेटस हमने इसमें ये पढ़ा है कि अपरेटस और बुक्स में क्या क्या अपरेटस, सारे जो हमारे लैब में अपरेटस अवेलेबल होते हैं जो कि डिस्पेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो होने बहुत ज़रूरी है टू रन अ फार्मेसी इफेक्टिवली। और कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जिसमें फॉर्मुलेशन और लिस्ट ऑफ ड्रग्स दे रखी होती है उसके बारे में भी, वो भी होनी फार्मेसी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बुक्स हैं जैसे इंडियन फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इनकी करंट एडिशन होना जरूरी, लेटेस्ट एडिशन, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना एडिशन पड़ा है। उसके बाद ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये सब वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे कि जो जनरली इसमें क्या होता है, जो रजिस्टर में किस तरह की एंट्री करनी है, क्या क्या एंट्री की जाती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।